बिस्मिल्लाह। इससे पिछली वीडियो में हम 4 लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, हाउ कैन यू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इरेगुलर शेप्ड थिन शीट ऑफ प्लास्टिक। कि प्लास्टिक की एक थिन शीट है और उस शीट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने कैलकुलेट करना है। वो जो प्लास्टिक शीट है वो इरेगुलर शेप की है, यानी कि यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म से मुराद सर्कुलर शेप, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, इस तरह की कोई प्रॉपर शेप नहीं है, एक इरेगुलर शेप है। तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की अगर बात की जाए तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट का वो पॉइंट होता है जहां पर उस ऑब्जेक्ट का होल वेट हम कहते हैं कि एक्ट कर रहा है। ठीक है, होल वेट उस बॉडी का एक्ट कर रहा हो तो उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी का नाम देते हैं। अब किसी भी इरेगुलर शेप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि हैंग द शीट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन इट्स एज। ये जो शीट आपके पास नजर आ रही है, इस शीट को किसी एक पॉइंट पे होल करके हमने क्या करना है, उसको हैंग कर देना है। जब ये फ्रीली हैंग हो जाए तो इसके साथ हम एक प्लम्ब लाइन रखेंगे, सस्पेंड करेंगे उसी सेम पॉइंट पे जिस पॉइंट पे हमने शीट जो है वो हैंग की थी। तो वो प्लम्ब लाइन नीचे की तरफ ऐसे हमें वर्टिकल उसकी जो स्ट्रिंग है प्लम्ब लाइन की, वो जहां से गुजर रही है वहां पर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद इस शीट के ऊपर 2 और हम पॉइंट्स कंसिडर करेंगे और बारी बारी इन पॉइंट्स को हम हैंग करेंगे। इस शीट को इन पॉइंट्स से हैंग करेंगे इस पॉइंट पे और दोबारा प्लम लाइन रखकर यहाँ पर हम वर्टिकल लाइन लगाएंगे। तो ये जो लाइंस हैं P, Q और R, या इसको 1, 2, 3 पॉइंट आप कह सकते हैं, ये तीनों जो हैं वो एक ही पॉइंट पर आकर मिलेंगी। ये लाइंस जिस पॉइंट पर आकर मिलती हैं इसको हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। तो इस तरीके से किसी भी इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट की जो है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम, डिस्क्राइब द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेट एंड एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशंस हमने डिस्क्राइब करनी है और इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या है वो भी बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या है। इक्विलिब्रियम बेसिकली एक कंडीशन है। हम ये कह सकते हैं कि एक बॉडी उस वक्त इक्विलिब्रियम में होगी जब वो स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन में हो, यानी कि वो रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन है उस ऑब्जेक्ट की। अगर रेस्ट में है तो रुकी है और अगर मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब ये है कि नेट फोर्स और नेट टॉर्क जो बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं वो जीरो हो तो उस वक्त ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा। इसको हम मजीद डिटेल से देखते हैं और उसके लिए हम क्या करते हैं, कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम देखते हैं। हमारे पास 2 किस्म की इक्विलिब्रियम्स हैं। पहली क्या है, इनको फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, और इनका दूसरा नाम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या है कि वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी जीरो, कि जितनी भी फोर्सेस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रही हैं उन तमाम फोर्सेस का सम इक्वल टू जीरो आ जाए, तो इसको हम कहते हैं कि ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की जब होगा तो उसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा, यानी कि समेशन F इक्वल होगा जीरो के, सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू जीरो। ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम या फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम या रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या है कि सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स एट दैट पॉइंट। कि किसी भी पॉइंट पे जब सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स और सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इक्वल हो तो उसको हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। या आप यूं कह सकते हैं कि व्हेन सम ऑफ टॉर्क्स अबाउट अ बॉडी इज जीरो देन द बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। और इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, समेशन टॉ इक्वल टू जीरो।
पहली कंडीशन की हमारे पास इक्वेशन क्या है, समेशन एफ इक्वल टू 0, और दूसरी कंडीशन क्या है, समेशन टॉ इक्वल टू 0। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। इसी क्वेश्चन का हिस्सा है। लास्ट पार्ट में पूछा गया था कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के बारे में एक्सप्लेन करें। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स हमें क्या बताता है कि किसी भी बॉडी के लिए रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होना जरूरी है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो स्टेटमेंट है वो पिछली स्लाइड में भी बताई, और यहाँ पे दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर लूं कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स या रोटेशनल इक्विलिब्रियम जो है वो क्या है कि किसी भी पॉइंट के अक्रॉस, जैसा कि आपको डायग्राम में ये पिवट पॉइंट नजर आ रहा है, इस पॉइंट के अक्रॉस क्लॉकवाइज मोमेंट्स इक्वल आ जाएं एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स के, तो वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में आ जाता है। इसको हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का नाम देते हैं, जब क्लॉकवाइज मोमेंट्स इक्वल आ जाएं एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स के। अब क्लॉकवाइज मोमेंट्स और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स से क्या मुराद है, तो क्लॉकवाइज मोमेंट से मुराद क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट से मुराद एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। क्लॉकवाइज मोमेंट टॉर्क जो है वो टॉर्क का फार्मूला टॉ इक्वल टू एफ आर है, यानी कि फोर्स इन्वॉल्व होती है। तो वो फोर्स जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है उसको क्लॉकवाइज अप्लाई हो रही है, उसकी वजह से जो टॉर्क होगा उसको क्लॉकवाइज टॉर्क कहेंगे, और वो फोर्स जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है उसको एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कहेंगे। अब क्लॉकवाइज टॉर्क जिस फोर्स से अप्लाई होगा, फोर्स कैसे क्लॉकवाइज अप्लाई हो सकती है उसको जरा देख लें। पिवट पॉइंट है, इसके ऊपर ये एक मैस रखा है, इसका वेट डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड होने की वजह से इस पिवट पॉइंट के अक्रॉस अगर इस फोर्स को हम डिजाइन करें तो ये इस तरह करके आएगी। अब ये जो रोटेशन है, ये कौन सी रोटेशन है, वही रोटेशन है जिस रोटेशन में क्लॉक की नीडल्स मूव करती हैं, तो इस वजह से इसको क्लॉकवाइज मोमेंट का नाम दिया जाता है। और अगर इस ऑब्जेक्ट की बात करें, इसका वेट डाउनवर्ड है, तो इसकी वजह से जो फोर्स अप्लाई हो रही है उसको हम इस पिवट पॉइंट के अक्रॉस ड्रॉ करें तो ये रोटेशन बनती है। और ये रोटेशन क्या है, क्लॉक की जो नीडल्स हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन है, इस वजह से इसको एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रपोज हाउ द स्टेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी इम्प्रूव्ड। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। इलस्ट्रेट द एप्लीकेशंस ऑफ स्टेबिलिटी फिजिक्स इन रियल लाइफ। स्टेबिलिटी ऑब्जेक्ट की इम्प्रूव कैसे की जा सकती है और एप्लीकेशंस बतानी है रियल लाइफ से जिसमें ऑब्जेक्ट स्टेबल होते हैं। तो स्टेबिलिटी की बात करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रेफर्स टू इट्स एबिलिटी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर बीइंग स्लाइटली डिस्टर्ब। स्टेबिलिटी क्या है कि स्टेबिलिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की वो एबिलिटी है जिसमें उस ऑब्जेक्ट को अपनी जगह से थोड़ा सा हिलाकर छोड़ा जाए तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी कहते हैं। इसको हम एग्जांपल्स की मदद से आगे देखेंगे। स्टेबिलिटी को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहला फैक्टर हमारे पास है लोअरिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लो कर दिया जाए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो करने से ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेबल हो जाता है। तो इसको देखते हैं कि कैसे इफेक्ट करती है लोअरिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लोअर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी द मोर स्टेबल द ऑब्जेक्ट इज। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होने का मतलब क्या है, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, अगर हम रेसिंग कार्स की बात करें तो उनकी स्टेबिलिटी को एनहांस करने के लिए, ज्यादा करने के लिए क्या किया जाता है, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो रखा जाता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे लो रख सकते हैं, उनकी बेस जो है उसको हैवी बना दिया जाता है। जब बेस हैवी होगी तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होगा। इसी वजह से जो रेसिंग कार्स हैं वो हाई स्पीड में टर्न कर लेती हैं, मुड़ जाती हैं। लेकिन जो नॉर्मल कार्स हैं जो हम यूज करते हैं ट्रैवलिंग के लिए, उन कार्स की मदद से हाई स्पीड पे टर्न लिया जाए तो वो उलट जाती हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, इंक्रीजिंग द बेस एरिया। वाइड बेस प्रोवाइड्स बेटर सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी। अगर बेस वाइड होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ट्राइपॉड्स, स्टूल्स एंड वाइड बेस्ड फर्नीचर्स। ट्राइपॉड आपने देखा हुआ है, उसके ऊपर कैमरा जो है DSLR लगाया जाता है। DSLR का वेट है अच्छा खासा। तो जब ट्राइपॉड जो है उसकी बेस, जब उसकी लेग्स ओपन की जाती हैं तो बेस वाइड हो गई, या वाइड बेस होने की वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ता है और
ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेबल हो जाता है, यानी कि वो ट्राइपॉड स्टेबल हो जाता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, इंश्योरिंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट पासेस थ्रू द बेस। इस बात को इंश्योर करना है कि लाइन ऑफ एक्शन जो है वेट का वो बेस से पास कर रहा हो, यानी कि लाइन ऑफ एक्शन से मुराद क्या है, ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट है, अगर वहां से लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ की जाए तो वो उस ऑब्जेक्ट के बेस से पास करनी चाहिए, तो वो ऑब्जेक्ट स्टेबल होगा। अगर वो उसके बेस से पास नहीं करती तो ऑब्जेक्ट अनस्टेबिलिटी में चला जाएगा और वो स्टेबल नहीं रहता। उसके बाद क्या कहा गया था, इसी क्वेश्चन का हिस्सा था कि एप्लीकेशंस ऑफ स्टेबिलिटी फिजिक्स इन रियल लाइफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑटोमोटिव डिजाइन में स्टेबिलिटी का काफी इफेक्ट होता है। व्हीकल्स जो होती हैं उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो रखा जाता है ताकि वो शार्प टर्न में टर्न करते वक्त टॉपल ओवर ना हो, उलट ना जाएं। जैसे रेसिंग कार्स हैं, उनकी बेस जो है वो वाइड रखी जाती है और उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो रखा जाता है ताकि वो हाई स्पीड पे मूव कर सकें और टर्न ले सकें, और क्या करें, उनकी स्टेबिलिटी इस वजह से हाई होगी। दूसरा, कंस्ट्रक्शन एंड आर्किटेक्चर। बिल्डिंग्स और ब्रिजेस जो हैं उनको डिजाइन किया जाता है वाइड बेसिस के साथ, ठीक है, क्योंकि हवा चलने से या अर्थक्वेक की वजह से उनके ऊपर इफेक्ट ना पड़े, स्टेबल रहते हैं वो। इसके बाद फर्नीचर डिजाइन जो है, चेयर है, टेबल है, लैडर्स हैं, इनकी बेस भी वाइड रखी जाती है ताकि वो भी स्टेबल रहें। जैसे 3 लेग्ड स्टूल्स होते हैं, ट्राईबॉर्ड्स होते हैं, वो अनइवन सरफेस पे भी स्टेबल हो जाते हैं। उसकी रीजन यही है कि उनका जो बेस है वो वाइड रखी जाती है, यानी कि स्टेबिलिटी उनकी इंक्रीज कर दी जाती है। एवरीडे ऑब्जेक्ट्स, इसके अलावा बॉटल्स हैं, लैंप्स हैं, टॉयज हैं और इस तरह के डिफरेंट आप अपने इर्द गिर्द चीजें देखते हैं, वहां पर भी स्टेबिलिटी का काफी रोल होता है, ऑब्जेक्ट जो हैं वो स्टेबल रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, व्हाट कॉजेज फ्रिक्शन, व्हाट आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ एग्जांपल्स हाउ कैन फ्रिक्शन बी रिड्यूस्ड। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऐसी फोर्स जो ऑब्जेक्ट्स को मूव करने से रोके, तो उसको हम नाम देते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का। फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट की मोशन में जो फोर्स रुकावट का बायस बन रही है उसको हम नाम देते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का। इसके बाद क्या कहा गया था, व्हाट कॉजेस फ्रिक्शन। कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो उस वक्त हमें नजर आती है जब दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इन कांटेक्ट हों और एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर पुश या पुल किया जाए। अगर सॉलिड्स की बात करें तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो दो बॉडीज के ऊपर, दो बॉडीज में मौजूद होगी। वो डिपेंड करेगी कि हाउ अपॉन मैनी फैक्टर्स सच एज नेचर ऑफ टू सर्फेसेज इन कांटेक्ट एंड प्रेसिंग फोर्स बिटवीन देम। यानी कि अगर सॉलिड की बात की जाए तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दो बॉडीज के दरमियान, वो डिपेंड कर रही होती है काफी सारे फैक्टर्स पे, जैसा कि नेचर ऑफ टू सर्फेसेस है। नेचर से मुराद ऑब्जेक्ट किस मटेरियल का बना है, ठीक है, एंड द प्रेसिंग फोर्स बिटवीन देम, और वो जो ऑब्जेक्ट दो इन कांटेक्ट हैं एक दूसरे के साथ, उनके दरमियान फोर्स कितनी है, प्रेसिंग फोर्स कितनी है। तो इसकी वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। उसके बाद एडवांटेजेस क्या हैं, हम एडवांटेजेस देख लेते हैं फ्रिक्शन के। तो सबसे पहले हमारे पास, हम इनको पॉइंट्स की सूरत में लिखेंगे। पहला हमारे पास एडवांटेज क्या है, वी वॉक फ्रीली ऑन ए सरफेस ड्यू टू फ्रिक्शन बिकॉज फ्रिक्शन बिटवीन द सोल ऑफ आवर शूज एंड द ग्राउंड प्रिवेंट्स अस फ्रॉम स्लिपिंग ओवर द ग्राउंड। कि हम क्या कर सकते हैं, इजीली फ्लोर के ऊपर मूव कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है कि जो फ्रिक्शन है ना, सोल, शूज के सोल और सरफेस के दरमियान या ग्राउंड के दरमियान, वो स्लिप होने से हमें बचाती है। तो इस वजह से हम इजीली मूव कर सकते हैं। फ्रिक्शन सपोर्ट करती है लैडर को अगेंस्ट द वॉल।
हम लैडर जो है, सीढ़ी जो है, वो दीवार के साथ रखकर ऊपर चढ़ जाते हैं लेकिन वो स्लिप नहीं होती, उसकी वजह क्या है? फ्रिक्शन है। उसके बाद तीसरी, ऑब्जेक्ट्स कैन बी पाइल्ड अप विदाउट स्लिपिंग। ऑब्जेक्ट्स को पाइल्ड अप हम कर सकते हैं विदाउट स्लिपिंग, स्लिप किए बगैर हम क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट्स को पाइल कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ब्रेक्स ऑफ व्हीकल्स वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन। ब्रेक्स जो हैं किसी भी कार की, वो ब्रेक्स ऑफ व्हीकल्स वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन। ब्रेक्स जब अप्लाई की जाती हैं तो वो कार का जो रिम होता है उसके क्रॉस ब्रेक पैड जो हैं वो उसको ग्रिप कर लेते हैं। अब वहां पे जितनी ज्यादा फ्रिक्शन होगी, जो कार की ब्रेक है उतनी स्ट्रांग होगी, उतनी तेजी से लगेगी। नेक्स्ट हमारे पास इसके डिसएडवांटेजेस हैं फ्रिक्शन के। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? कि सबसे पहला डिसएडवांटेज जो है, इट ऑलवेज रेजिस्ट द मोशन सो एक्स्ट्रा एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम इट। कि पहला पॉइंट क्या है? डेफिनेशन से ही पहला पॉइंट बनाया है कि डेफिनेशन क्या थी कि फ्रिक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट की मोशन को रोकती है। तो जब ये फ्रिक्शन मोशन को रोक रही है तो इस वजह से हमें एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर होगी इस फ्रिक्शन को कम करने के लिए। पहला डिसएडवांटेज ये है। दूसरा क्या है? इट काजेज वेयर एंड टेयर ऑफ मशीन्स। वेयर एंड टेयर यानी कि क्रैक्स आ जाते हैं मशीन में, तो उसकी वजह भी फ्रिक्शन बनती है। इट डिक्रीजेज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ मूविंग पार्ट्स ऑफ व्हीकल्स। जो मूविंग पार्ट्स होते हैं व्हीकल्स के, उनकी जो लाइफ है, यानी कि जितनी देर उन्होंने चलना होता है उससे कम देर चलते हैं, उसकी वजह क्या है? फ्रिक्शन है। फोर्थ पॉइंट, फ्रिक्शन इज वेरी यूजफुल इन सम केसेस व्हाइल हार्मफुल इन सम केसेस। फ्रिक्शन इज कॉल्ड एन नेसेसरी इवल। फ्रिक्शन हमें बहुत सारी जगहों पे ज़रूरत भी होती है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे इससे नुकसान भी होता है, हमारे लिए नुकसानदेह भी होती है, जैसा कि ऊपर हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। ये इसमें चौथा पॉइंट बेशक लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें 3 पॉइंट्स ही लिखते हैं। अच्छा, इसके बाद लास्ट में इस क्वेश्चन के हिस्से में कहा गया था मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? तो पहला पॉइंट क्या है? फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम स्मूथ सरफेसेस, स्लाइडिंग सरफेसेस, स्मूथ जो स्लाइडिंग सरफेस होती है उसको स्मूथ बना देते हैं। स्लाइडिंग सरफेस से मुराद ऐसी सरफेस जिसके ऊपर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को स्लाइड करना है, तो नीचे वाली सरफेस को और जो ऊपर वाली सरफेस है, जहां पे इन दोनों ने इन कांटेक्ट रहना है, उन दोनों हिस्सों को स्मूथ बना देते हैं। दूसरा, लुब्रिकेटिंग दी स्लाइडिंग सरफेसेस। लुब्रिकेटिंग से मुराद हम ऑयल या ग्रीस यूज कर लेते हैं जिसकी मदद से फ्रिक्शन को ओवरकम किया जा सकता है, तो उससे फ्रिक्शन नहीं होती। तीसरा, बाय द यूज ऑफ बॉल बेरिंग्स। बॉल बेरिंग की मदद से भी फ्रिक्शन को खत्म किया जा सकता है और कम किया जा सकता है। फ्रिक्शन कंप्लीटली खत्म नहीं हो सकती, फ्रिक्शन को हम कम कर सकते हैं। बॉल बेरिंग्स क्या होते हैं? साइकिल में आपने साइकिल के टायरों के साथ, टायर जब ओपन होते हैं तो वहां पे एक देखा होगा सर्कल सा, जिसके इंटरनल अंदर से उसके जो होल होता है उस बॉल बेरिंग के, वहां से एक्सल गुजारा जाता है व्हील का, और उसकी आउटर साइड जो है वो व्हील के अंदर ही फिक्स आ जाती है। तो उसको कभी आप तोड़ें तो उसके अंदर से छोटी छोटी गोलियां भी निकलती हैं, तो वो बेसिकली बॉल बेरिंग होता है, उसकी मदद से फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जाता है। तो यहां तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 थे। 4 क्वेश्चंस हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। इससे नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो मज़ीद कोई भी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। थैंक यू।